Assalamualaikum everyone, hope you are doing well. This is Zinia here. I welcome you all to STEM International and it is time के book English जो 6 English book है उसकी हम exercise chapter 9 को further करें और इसमें we are up to the second portion whereby हमने grammar के parts को जो है वो देखना है, क्या नई चीज़ें, क्या newer components of the grammar we can explore today. So without further ado, let's get into it. Alright guys, it's time कि we start with the grammar part. Go grammar part में what do we have today? We have relative pronouns. So let's study कि relative pronouns होते क्या हैं. हमने पहले भी pronouns की types पढ़ी हैं और अब हम उसके अंदर एक और type जो है वो add कर रहे हैं. So relative pronouns are used to join two sentences and give more information about a noun or pronoun mentioned earlier. कोई भी ऐसा pronoun जो कि दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाए और मोर इन्फॉर्मेशन दे किसके बारे में, जिस प्रोनाउन के बारे में जो है वो पिछले तरीके में मेंशन किया गया है या फिर कोई ऐसा नाउन जिसकी जगह वो प्रोनाउन यूज़ हुआ है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देने में मदद कर रहा हो तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन्स इंक्लूड हु, होम, हुज, विच एंड दैट. तो ये हमारे पास 5 कॉमन प्रोनाउंस हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और इनमें क्या क्या आ रहा है, हु आ रहा है, whose आ रहा है, whom है, which है और that है. नेक्स्ट पेज पे ऑन पेज 91 वी सी कि देयर इज़ अ ह्यूज टेबल प्रोवाइडेड और उस टेबल के अंदर इन रिलेटिव प्रोनाउंस का यूजेज और साथ ही साथ उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं. जैसे कि हु की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है वो आ रहा है कि हम इसको यूज़ कहाँ करें. इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल एज द सब्जेक्ट. ऐसा कोई भी शख्स या फिर कोई इंडिविजुअल जो कि एज अ सब्जेक्ट वहाँ पे ट्रीट हो रहा है इन अ सेंटेंस, उसके लिए हु का इस्तेमाल किया जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे शी इज़ द टीचर हु हेल्प मी. ये वो टीचर हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी. तो शी इज़ द टीचर, शी के लिए क्या वर्ड जो है या रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हु हेल्प मी. वरना अदरवाइज़ ये 2 सेंटेंसेस बन सकते थे, शी इज़ ए टीचर, शी हेल्प मी. तो यहाँ पे आ रहा है शी इज़ द टीचर हु हेल्प मी. इसी तरह से एक और रिलेटिव प्रोनाउन है हुज़. हुज़ का यूजेज क्या है, इट शोज़ पोजेशन और रिलेशनशिप. कोई भी चीज़ जो आप ओन कर रहे हैं या कोई ओन कर रहा है, कोई पोजेशन वहाँ पे जो है वो हमने शो करवानी है, कोई रिलेशनशिप हमने शो करवाना है, तो वहाँ पे हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, हुज़ का. एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज़ द बॉय हुज़ बैग इज़ लॉस्ट. ये वो लड़का है जिसका बैग मिसिंग है या गुम गया है. So this is the boy whose bag is lost. इसी तरह से we have another relative pronoun जो कि है home और usage किस कहाँ पे होता है, it is used for people as the object. पहले हमने who को देखा, who was being used for people जो कि subject के तौर पे लिखे जा रहे थे और अब whom is used for people जो कि object के तौर पे लिखे जाते हैं. So example के तौर पे he is the player whom the coach praised. तो ऑब्जेक्ट के तौर पे ही आ रहा है क्योंकि कोच उसको प्रेज कर रहा है. देयर बाय ये जो ही है इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन होम का इस्तेमाल करेंगे. फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ विच. तो यूजेज है एड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉन एसेंशियल. कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने फिर भी ऐड कर दी. एग्जाम्पल के तौर पे द लैपटॉप विच वॉज न्यू स्टॉप्ड वर्किंग. इसमें अगर हम कह देते द लैपटॉप स्टॉप्ड वर्किंग, फाइन, कुड हैव डन, लेकिन हमने उसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एक नॉन एसेंशियल है और वो है कि द लैपटॉप विच वॉज न्यू स्टॉप्ड वर्किंग. ऐसे ही द लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट और इसकी यूजेज में हम देख रहे हैं इट एड्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. विच तब आता है जब नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही होती है और दैट तब आता है जब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन साथ में ऐड की जाती है. दिस इज़ द बुक दैट आई बोरोड. मतलब इसमें ये एसेंशियल एक इन्फॉर्मेशन है कि मैंने ये वाली पर्टिकुलर बुक जो थी वो बोरो की थी. देयरफॉर हम इसमें से ये चीज़ नहीं निकाल सकते, दिस इज़ द बुक. हम इस तरह से सेंटेंस को नहीं लिख सकते थे. देयरफॉर दैट आई बोरोड इज़ एन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो इसलिए हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि उसके ऐड होने की वजह से एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में ऐड हुई है. इसी से रिलेटेड वी हैव अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज डाउन बिलो विच सेज कि चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद हु, हुम, हुज, दैट और विच. द बॉय डैश बाइसिकल वाज स्टोलन क्राइड लाउडली. द बॉय, फिर यहाँ पे पोजेशन की बात आती है तो हुज आएगा. द बॉय हुज बाइसिकल वाज स्टोलन क्राइड लाउडली. ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंसेस द चाइल्ड डैश वन द रेस रिसीव्ड
a medal. The child who won the race received a medal. I like the movie dash you suggested. I like the movie that you suggested. She is the girl dash everyone admires. She is the girl whom everyone admires. Everyone is admiring an object. The object is the she. The girl over here, that is why इधर हम whom को इस्तेमाल कर रहे हैं. Next is the book dash was on the table belongs to me. The book which was on the table belongs to me. This is how we would complete these sentences with the correct relative pronoun. यहीं से हम आगे देख रहे हैं कि we have a newer sentence का tense का form, that is the past perfect tense. The past perfect tense is used to talk about an action that was completed before another action in the past. ऐसा कोई भी action, ऐसा कोई भी काम जो कि किसी और particular काम से पहले हुआ, और वो जो कोई और particular काम है वो भी past में ही हुआ था. इसको भी हम 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ले आते हैं, जिस तरह हमने पहले भी टेंसेस को किया है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस को सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, फॉलोड विद हैड. हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड हो रहा है, एंड बाय द एंड वी सी एन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे सारा हैड फिनिश्ड हर होमवर्क. फिनिश्ड में हम देख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हैड का भी इस्तेमाल हुआ है. ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं तो वी हैव अ सब्जेक्ट, और हैड के बाद सिर्फ हम एक नॉट का वर्ड ऐड करते हैं, और बाकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एज बिफोर. एग्जाम्पल, सारा हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क. ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस जो लास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस है उसमें हम देखेंगे हैड को हमने पहले कर लिया, नॉट को हम यहाँ से हटा रहे हैं. हैड किया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट. तो वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट नहीं चेंज होती, सिर्फ सब्जेक्ट और हैड की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, एंड बाय द एंड वी सी ए क्वेश्चन मार्क. सो हैड सारा फिनिश्ड हर होमवर्क बिकम्स अ क्वेश्चन. इससे रिलेटेड वी हैव सम पर्टिकुलर सेंटेंसेस प्रोवाइडेड जस्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर अस टू लर्न मोर. तो आइए उनको भी देख लेते हैं. पेज 92 पे बिल्कुल टॉप पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. वी हैड रीच्ड द एयरपोर्ट बिफोर द एरोप्लेन अराइव्ड. वी सी कि दिस इज एन अफर्मेटिव वन. देन ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, अ नेगेटिव structure. And then had they completed the project on time. हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और had की जो प्लेसमेंट है उसको चेंज करके क्वेश्चन मार्क ऐड करके आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तो हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं. She had learned the lesson before the test. अगेन टेस्ट हुआ था लेकिन उससे पहले उसने लेसन को तैयार कर लिया था. तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म है, और दूसरा हम ये अफर्मेटिव सेंस में बोल रहे हैं. देन द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. रेनिंग हो रही थी लेकिन उससे पहले गेस्ट जो हैं वो चले गए हुए थे. तो ये भी एक पर्टिकुलर इवेंट होने से पहले एक इवेंट की बात हो रही है. पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और दूसरा हम देख रहे हैं कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही सब्जेक्ट और हैड को एक्सचेंज करके क्वेश्चन मार्क बाय द एंड लगा के इंटेरोगेटिव बनाया, बल्कि दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस. तो इससे रिलेटेड वी हैव अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज. वी हैव 5 वेरी स्मॉल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस जिनको हमने कंप्लीट करना है विद द वर्ब्स विच आर प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स. ठीक है. सो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमने पहले भी देखा कि वी यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेट्स सी, अली dash his work before he went home. तो finish की जगह finished आएगा. Ali finished his work before he went home. We reached the hall before the program started. ऐसे ही she packed her bag when the bus arrived. The teacher explained the lesson before the test began. They left the park before it got dark. This was a bit tricky. It's not going to be leaved, but leave का जो past participle form होता है that is left. So they left the park before it got dark. Now we have another very interesting thing to start off with, and that is the use of since and for. क्योंकि हम बहुत से अपने sentences में since का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और for का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और दोनों हमने कोई particular time जो है उसकी तरफ point करते हैं. Since is used with the
पॉइंट इन टाइम एंड फॉर इज़ यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट या एक पर्टिकुलर वक्त से कोई एक इंस्टेंस पे अगर कोई काम हुआ हो तो वहाँ से अगर हमने बात छेड़नी हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सिंस इज़ यूज्ड टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन दैट बिगन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट। सिंस तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन को की बात करना चाह रहे हूँ या वो बताना चाह रहे हूँ या ऐसी सिचुएशन जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे शुरू हुई थी, दैट टू इन दी पास्ट, और तब से लेकर अब तक जो है वो कंटिन्यू हो रही है, तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का। लेकिन फिर आ जाता है हमारे पास फॉर। फॉर इज़ यूज टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एन एक्शन और सिचुएशन हैज़ कंटिन्यूड विदाउट मैंशनिंग व्हेन इट स्टार्टेड। अब फॉर में हमें ये नहीं पता कि शुरू कब हुआ था, ना ही हम उसका मेंशन कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि कितने अरसे तक वो काम जो है वो कंटिन्यू रहा या फिर वो सिचुएशन रही। तो इसकी एग्जांपल्स में आइए अब हम सिंस और फॉर के इस्तेमाल को देख लेते हैं। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2015, तो हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं कि 2015 से यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। शी हैज़ बिन इल फॉर 3 days, हमें नहीं पता वो 3 दिन कौन से हैं, लेकिन 3 दिन का ड्यूरेशन के लिए वो जो है वो she was sick, she was feeling ill, so therefore she has been ill for 3 days. Then they have waited since morning. अब morning is a point time, जब से वो wait जो है वो जारी है, therefore they have waited since morning. He has worked here for 10 years. No idea वो 10 years कब शुरू हुए थे, कब ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन 10 साल के लिए उसने कहीं पे काम किया, तो एक ड्यूरेशन है, therefore वहाँ पे हम for का इस्तेमाल कर रहे हैं। Now we have a few sentences, 5 different sentences हैं, उसमें हमने since या for इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं। She has been studying here dash 2 years. हम देख रहे हैं कि there is a duration provided but no specific starting point is added. So therefore she has been studying here for 2 years. I have known him सिंस चाइल्डहुड होगा, क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जब से मैं उसको जानता हूँ। तो आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। द शॉप हैज़ बिन क्लोज्ड डैश येस्टरडे। येस्टरडे अगेन कोई हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन आ रहा है। सो द शॉप हैज़ बिन क्लोज्ड सिंस येस्टरडे। वी हैव बिन प्रैक्टिसिंग डैश एन आवर। अब इसमें 1 घंटे का तो ड्यूरेशन प्रोवाइडेड है, लेकिन वो तब शुरू होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं गिवन, देयरफॉर for an hour. And then the last is he has lived in Lahore dash 2018. तो इस तरह से हमारी एक एग्जाम्पल पहले भी प्रोवाइडेड है, हमारे पास एक स्टार्टिंग स्पेसिफिक पॉइंट है 2018 का। he has lived in Lahore since 2018. ऐसे ही what you're going to do is कि you're going to come up with 3 of your own sentences जिसमें आप since का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और for का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। and maybe एक स्टेप आगे बढ़ के एक ऐसा सेंटेंस भी बनाएं जिसमें आप since और for दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो। So maybe if you can do it, that's a challenge. And then we move forward with the modal verbs on the very next page, that is on page 93. Modal verbs are helping auxiliary verbs that are used with a main verb to express ability, inability, permission, advice, possibility, necessity, request, intention, etc. They are always followed by the base form of the verb and do not change their form. Modal verbs क्या होते हैं? कोई भी auxiliary is another word for helping. कोई भी ऐसे verbs जो कि helping के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों मेन वर्ब के साथ in order to express, क्या एक्सप्रेस करना है? कोई भी एबिलिटी एक्सप्रेस किया जा सकता है, इनएबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, परमिशन हो तो वो एक्सप्रेस हो सकती है, कोई एडवाइस देनी हो वो एक्सप्रेस हो सकती है, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की चांसेस हैं या नहीं है वो भी इससे एक्सप्रेस हो सकता है, नेसेसिटी कोई चीज़ ज़रूरी है या नहीं है तो, या फिर रिक्वेस्ट और इंटेंशन की भी अगर बात हो तो हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शी कैन स्विम। अब शी स्विम्स से शी कैन स्विम, कैन यहाँ पे एबिलिटी आ रही है, स्विम इज़ द वर्ब ओवर हियर, शी इज़ द सब्जेक्ट ओवर हियर एंड शी कैन स्विम उसकी एबिलिटी को बता रहा है कि हाँ वो जो है स्विमिंग कर सकती है, उसको तैरना आता है, वो तैर सकती है। सो शी कैन स्विम इज़ जिसमें कैन मॉडल वर्ब है। मे आई कम इन, अगेन परमिशन इज़ बीइंग आस्क्ड, तो मे इज़ द मॉडल वर्ब ओवर हियर। यू शुड फॉलो द रूल्स, इसमें एडवाइस किया जा रहा है कि यू शुड डू समथिंग। व्हाट शुड यू डू? यू शुड फॉलो द रूल्स। तो शुड यहाँ पे एक मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इट माइट रेन टुडे, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं।
Therefore, it might rain today में might जो है वो हमें possibility की तरफ hint कर रहा था, इस वजह से इसको modal verb कहा जाता है. Then we have common modal verbs. कौन कौन से हैं? Can, cannot, may not, should, will, shall, could, might. ये कुछ इस तरह के common modal verbs हैं जो आम तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. Now what we need to do is we need to understand the difference. जैसे I walk to school every day, एक simple fact है, लेकिन I can walk to school every day ये ability show कर रहा है, routine नहीं बता रहा, right? So the meaning changes when a modal verb is added. आप बता रहे हो कि मैं स्कूल जा सकता हूँ या मैं चल सकता हूँ हर दिन. I walk to school every day मतलब मैं चल के जाता हूँ स्कूल रोज़, ये एक सिंपल फैक्ट है. लेकिन मैं चल के जा सकता हूँ स्कूल रोज़, ये एक एबिलिटी को शो कर रहा है. यहाँ से हमें मॉडल वर्ब जो है वो मीनिंग में, सेंटेंस के मीनिंग में ही एक डिफरेंस लाके नुमाया तौर पे सामने रख देते हैं. यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स विद एग्जांपल्स. अब कुछ एग्जांपल्स हैं. अगेन सेम एज बिफोर, हम मॉडल वर्ब्स को देखेंगे, उसकी टाइप को डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन में, और फिर उसकी एग्जांपल को आगे फॉरवर्ड रख के इन फ्रंट ऑफ अस हम फिर खुद अपने कुछ सेंटेंसेस जो हैं गिवन मॉडल वर्ब से बनाएंगे. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ कैन और कैन नॉट. टाइप क्या है इसकी? एबिलिटी शो कर रहा है या फिर इनएबिलिटी को शो कर रहा है. एक्सप्लेनेशन शोज वेदर समवन इज एबल और अनेबल टू डू समथिंग. कोई भी ऐसा काम जो कोई इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको शो करने के लिए हम कैन या कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे शी कैन सॉल्व डिफिकल्ट सम्स या फिर ही कैन नॉट राइड ए बाइसाइकिल. नंबर 2 इज कुड. टाइप क्या है? पास्ट एबिलिटी थी या पोलाइट रिक्वेस्ट है. या तो पास्ट एबिलिटी है, ही कुड हैव डन दैट, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू डू इट, स्टफ लाइक दैट. आइए देखते हैं. यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट और टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट. तो अगेन या तो आप पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, या फिर आप पहले की बात करें कि पहले ऐसा हो सकता था. When I was young, I could run very fast. जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज़ भाग पाता था, राइट. एंड देन could you help me please? क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़. सो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी देखी हमने और एक हमने पास्ट में होते हुए एबिलिटी को भी एक्सप्रेस होता देखा. द नेक्स्ट वन इज़ मे और मे नॉट. इसमें हम परमिशन की ही जो है वो बात कर रहे होते हैं. देयरफॉर किसी से परमिशन लेना या किसी को परमिशन देना जो है वो वहाँ पे ये यूज़ होंगे. एग्जाम्पल के तौर पे यू मे एंटर द क्लास नाउ या फिर मे आई बोरो योर बुक. अगैन दोनों चीज़ें, परमिशन दी भी जा रही है और परमिशन ली भी जा रही है. द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज माइट एंड द टाइप इज पॉसिबिलिटी. तो इट शोज समथिंग दैट मे हैपन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रेजेंट में भी हो सकती है या फिर फ्यूचर में होगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी या उसके चांसेस को अगर हमने सेंटेंस में शो करना है तो हम उसके लिए माइट का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे. फॉर इंस्टेंस इट माइट बी हॉट टुमारो. कल हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी हो. या फिर शी माइट जॉइन अस लेटर. अब ये लेटर आज के ही टाइम में हो रहा है तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर ले. द नेक्स्ट वन इज़ शुड. टाइप एडवाइस. एडवाइस करने के लिए किसी को अगर आपने एडवाइस देनी है तो फिर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे. और एग्जाम्पल के तौर पे यू शुड फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम. आपको अपने पूरे वक्त पे जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए. या फिर वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. तो ये दोनों एडवाइसेस आ रही हैं. एंड देन वी हैव विल. विल की है फ्यूचर इंटेंशन, कि हम आने वाले वक्त में कुछ काम का इरादा रखते हों तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं प्लानिंग में या फिर डिसीजन मेकिंग में. एग्जाम्पल के तौर पे आई विल हेल्प यू आफ्टर स्कूल. मैं स्कूल के बाद तुम्हारी मदद करूँगा. या फिर दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक. वो अगले हफ्ते जो है वो हमें मिलने या विजिट करने आएंगे. नाउ मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज फॉर्म. मतलब कोई SED या ING जिस तरह एक सिंपल जो हमारा बेस वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है उसके आगे हम जो है वो फॉर्म उसकी बदल सकते हैं. मॉडल वर्ब्स की फॉर्म चेंज नहीं होती. दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. कोई जो अगला जो यूज़ हो रहा है वर्ब जिसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है वो वर्ब भी अपनी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करता, बेस फॉर्म ही रहती है. मॉडल वर्ब्स हेल्प एक्सप्रेस फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड पॉसिबिलिटीज़ क्लियरली. इससे हमें जो है वो एडेड क्लैरिटी मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, सेंटेंस की या जो भी कम्युनिकेशन हो रही हो. सो व्हाट यू आर गोना डू इज़ यू आर गोना मेक वन सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ द प्रोवाइडेड मॉडल वर्ब्स कैन, शुड, माइट
will, इनके आपने जो है वो sentences बना लिया, and I'm very hopeful कि you will be able to do so. So this was the second portion of this particular exercise. इसमें हमने modal verbs को देखा, हमने tenses की एक new form भी जो है वो practice की, and what I suggest you at this particular point is कि पिछले जितने chapters थे उनमें जितने tenses पढ़े हैं, जितने types of verbs पढ़े हैं, for example right now we have done modal verbs, right? So all of those things are what you will have to revise at this point, ताकि जैसे ही हम अगले chapters की तरफ बढ़ते हैं और newer things we add them to our understanding, तो mix up ना हो जाए, right? And with that note, take care of yourselves, keep practicing, and Allah Hafiz.